आ रहा है, जैन जी खूब आ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह भट्टी की बात करें, नरेश मीणा की बात करें, हनुमान बेनीवाल की बात करें, क्या लगता है इन युवाओं का क्या भविष्य देखेगा? वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया है, क्या लगता है राजस्थान को कितना विकास और कितना ऑक्सीजन मिलेगा? जेठानंद जी विधानसभा में आपको खूब याद करते हैं, आपका नाम लेते हैं, कल्ला जी ने कुछ नहीं किया, कल्ला जी ने सिर्फ राजनीति की और बीकानेर में कोई विकास नहीं। बीडी कल्ला ने जो काम किया आपका नहीं कर सकते, वो जनता याद कर रही है हमको। तो फिर पिछला चुनाव क्यों हार गए? जनता को समझ में नहीं आपके विकास मॉडल को। कमल का फूल जो है ब्रह्मा जी की चढ़ता है। जिस दिन मैं चुनाव हारा उस दिन से ही में लोगों ने महसूस कर दिया कि हमने ठीक नहीं किया। एक 2 लाख रुपए मांगे जा रहे, जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो जेठानंद जी कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि उनके आदमी और उनके परिवार के लोगों को वो ठेका दिलाना चाहते हैं। ये बीकानेर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर अल्टरनेटिव रूट मिलेगा तो रेलवे को भी फायदा रहेगा, डिफेंस के लिए भी ठीक रहेगा। नीतीश कुमार जी ने मीटिंग में मना कर दिया कि बीकानेर दिल्ली से बड़ा है क्या, वहां पर भी इस तरह का बाईपास नहीं है। बोलने से राजनीति शुरू करने वाले और 1980 से राजनीति सफर की शुरुआत करने वाले 6 बार विधायक, 4 बार मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला हमारे साथ मौजूद है। आज उनसे हम कुछ मुद्दों को लेकर बात करेंगे। कल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है। कल्ला साहब, अगर अपन शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बजट को लेकर शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया है, क्या लगता है राजस्थान को कितना विकास और कितना ऑक्सीजन मिलेगा? देखिए, बजट जो है लीपा पोती का बजट है, घाटे का बजट है। घाटे का बजट जो है ज़्यादातर पैसा जो है सरकार की आय का कर्जा चुकाने में, कर्जे का ब्याज चुकाने में, पेंशन और जो पुराने उनके लोन्स वगैरह हैं इसमें देने के लिए चले जाएंगे। विकास के लिए इनको ऋण लेकर विकास करना होगा। और ये देखिए कि कांग्रेस ने जब सरकार छोड़ी थी उसके बाद इन्होंने राजस्थान के लोगों के ऊपर कर्ज का भार बढ़ाया है। इस बजट में किसान, गरीब, मजदूर, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। और ख़ास तौर से क्षेत्रीय असंतुलन इतना है कि आज बीकानेर जैसे संभागीय मुख्यालय पर कुछ भी इन्होंने नया काम करने की बात नहीं की है, बल्कि पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज जो हमारे कार्यकाल में मंजूर थे उनके लिए क्या करेंगे, कोई इसमें दिशा नहीं है। ये दिशाविहीन बजट है और इससे महंगाई बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय कम होगी, राजस्थान के विकास की दर कम होगी और कुल मिलाकर इस बजट को मैं ये कह सकता हूँ कि ये शून्य उपलब्धि वाला बजट रहेगा। शून्य उपलब्धि वाला तो बजट रहेगा। जेठानंद जी विधानसभा में आपको खूब याद करते हैं, आपका नाम लेते हैं, कल्ला जी ने कुछ नहीं किया, कल्ला जी ने सिर्फ राजनीति की और बीकानेर में कोई विकास नहीं किया। देखिए, उनको मैं समझता हूँ कि वो राजस्थान के बीकानेर नगर में आते हैं तो आँखों पर पट्टी बांध लेते हैं। आज पाँच विश्वविद्यालय किसके कार्यकाल में बने? वेटनरी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी और आर.एन. बजाज ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये पांचों यूनिवर्सिटियाँ हमारे कार्यकाल में बनी। मैं जानना चाहता हूँ कि 2 साल में इन्होंने कोई हायर सेकेंडरी स्कूल खोली हो, कोई यहाँ पर मिडिल स्कूल खोली हो तो उसका नाम जरा बता दें मेरी तरह। हमने यहाँ पर 2 इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट में बनाए, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में खोले। मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें होती थी मेरे एमएलए बनने से पहले, आज वहाँ पर 250 सीटें बढ़ा दी हमने, टोटल 250 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, कार्डियोलॉजी का सेंटर फॉर एक्सेलेंस। और इसी तरीके से ये जो मल्टीपल पर्पज के लिए जो स्पेशल ब्लॉक्स बने, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी, ये मेरे कार्यकाल में बनी। इसमें सरकार का, केंद्र सरकार का दोनों का योगदान रहा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपने 2 साल में क्या किया? हमने यहाँ पीजी कोर्स शुरू करवाए, पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू करे, डीएम कोर्स शुरू करवाए, लेकिन इनके पास केवल मात्र ठेकों में जरूर ये इंटरफेरेंस करते हैं। ये नहीं कहते बीकानेर में आज तक कोई मुद्दा उठाया हो तो बता दो असेंबली में। केवल बीडी कल्ला असत्य बोलता है। मैं तो कहता हूँ असत्य बोलना पाप है। मैंने आज तक कभी असत्य नहीं बोला। मैं ये जो बातें आपको बता रहा हूँ वो साबित कर दें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या वो झूठ बोल रहे हैं कि इतनी चीजें होने के बाद आज मंडियां किसने बनाई? ऊन मंडी, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, तीनों मेरे कार्यकाल में बनी। बस स्टैंड मेरे कार्यकाल में बना। इसी तरीके से आपके पेवर रोड्स हमारे कार्यकाल में बनी। पलाना का बरसिंग पलाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट हमारे कार्यकाल में आया। पौलायत, गजनेर, बज्जू, फड़ोदी, सावा, चूरू लिफ्ट, पोखरण लिफ्ट, ये सब हमारे कार्यकाल में ही
कल्ला साहब आपको इसी कार्यकाल तरीके से पेयजल योजनाएं पहले शुरू में मैंने बीसवाल में फिल्टर प्लांट और एक कृत्रिम झील बनाई, फिर शोभासर में बनाई, और अभी पिछले कार्यकाल में 619 करोड़ रुपए की योजना हमने बनाई, जिससे पौंग डैम हिमालय से हमारा पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से आएगा, और बीकानेर की 2052 तक की मांग तक के जलाशय हमने यहाँ पर फिर शोभासर में और श्रीरामसर में बनाया। उसका 75% काम हो गया है। अभी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सारा कार्यक्रम हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अफसोस है कि ये बोलते ही नहीं है कि हमारी योजना को क्यों डिले किया जा रहा है। और इसमें 15 नई टंकियां, 750 किलोमीटर छोटी और बड़ी पाइपलाइनें अलग अलग प्रकार की, 2 फिल्टर प्लांट, ये सारी की सारी चीजें हमने मंजूर की। इसको ये जिस रफ्तार से हम काम करें उस रफ्तार को रोक दिया है। डूंगर कॉलेज में हमने 20 कमरे मंजूर कराए, ऑडिटोरियम मंजूर कराया, वो आज खटाई में पड़ा हुआ है। आयुर्वेद की कॉलेज खटाई में पड़ रही है। करीब 42 करोड़ की लागत से हमने आयुर्वेद कॉलेज मंजूर कराया था। पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज लगभग 45 करोड़ का बनता। दूसरी जगह काम हो रहा है हमारे साथ जो मंजूर हुई, लेकिन ये बोलते ही नहीं, इनको पता ही नहीं है कि इनको तो कम से कम आकर के हमसे बात करनी चाहिए, हमसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि हमने क्या प्रोग्राम मंजूर करा है, किनको परस्यू करना है। वो तो है नहीं। बीडी गल्ला, अरे बीडी गल्ला ने जो काम किया आपका नहीं कर सकते, वो जनता याद कर रही है हमको। बीडी गल्ला साहब आप बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी आपने लेके आए, मेडिकल कॉलेज आपने, तो फिर पिछला चुनाव क्यों हार गए? जनता को समझ नहीं है आपके विकास मॉडल को? देखिए, हमारी जनता में क्या है कि 7 दिन पहले यहाँ राम भद्राचार्य जी महाराज आए, हम उनको वंदन करते हैं, धर्म के बारे में प्रचार करते हैं, वो स्वस्थ रहें, खूब आगे उनका आध्यात्मिक उन्नति हो। लेकिन उन्होंने आकर के एक संकल्प करवा दिया कि कमल का फूल जो है ब्रह्मा जी के चढ़ता है और आप संकल्प लें कि आप इनको देंगे। तो बहुत से जो हमारे सपोर्टर थे उन्होंने भावावेश में संकल्प ले लिया, और इस तरीके से लोग भावावेश में पड़ गए। दूसरा ये क्या करते हैं कि ये एक तरीके से कभी जाति के नाम से, कभी धर्म के नाम से, कभी और कोई विषमता फैला करके वोट मांगते हैं। मैं ये काम करता नहीं हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ, एक तरफ हम ये कहते हैं अयम निज परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उतारा चरितानाम वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार एक कुटुंब की तरह है। ये तेरा मेरा भारतीय संस्कृति नहीं है। बात तो संस्कृति की करते हैं, लेकिन बहुत संकीर्ण है। इसी तरीके से जब आदमी आप ये समझिए कि सत्ता में रहता है, बिजी भी रहता है, काम करने पड़ते हैं। मैं किसी के मान लीजिए ब्याह में नहीं पहुंच सका, लोग नाराज हो जाते हैं। जो आदमी रहता है उसके खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। कोई मेरे से नाराज है, मेरे कार्यकर्ता से नाराज है, अच्छा ये कार्यकर्ता इसके साथ है तो हम इसको वोट नहीं देंगे, ऐसी कई चीजें हैं। लेकिन जिस दिन मैं चुनाव हारा उस दिन से ही 24 और 48 घंटों में लोगों ने महसूस कर दिया कि हमने ठीक नहीं किया। मैं तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में सुखी हूँ, लोगों को तकलीफ है, मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है। और आज भी मैं जैसा हूँ बीकानेर के दुख दर्द में हाजिर हूँ। पिछले चुनाव की बात कर रहे हैं कल्ला साहब, आपने सार्वजनिक मन से कहा था कि मेरा ये अंतिम चुनाव है, बीकानेर के बड़े बड़े काम है मुझे करने। क्या थे बड़े काम? क्या सच में आप अंतिम चुनाव था वो, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? एक्चुअली में क्या था कि जिस समय मैं चुनाव लड़ रहा था तो उस समय मेरे सामने कुछ प्रोजेक्ट्स थे, जैसे डेयरी साइंस कॉलेज, 2 गवर्नमेंट के कॉलेज मैंने मंजूर कराए थे, पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज मंजूर कराया था। इसी तरीके से हमने आयुर्वेद का कॉलेज मंजूर कराया था। 35 करोड़ रुपए रेलवे फाटकों की समस्या के सही समाधान के लिए कोर्ट गेट और सांखला फाटक के लिए मंजूर कराए थे। 12.5 करोड़ रुपए हमने कार्डियोलॉजी का सेंटर फॉर एक्सेलेंस इसके लिए मंजूर कराए थे। और ऐसे ये पेयजल योजना जो मैंने मंजूर कराई थी, इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने कहा आप ये काम मैं आके करूंगा, लेकिन मेरे को चुनाव में लोगों ने अवसर नहीं दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मैं कहता हूँ कि कोई नौजवान अच्छा तैयार होता है तो मैं चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखता, लेकिन अभी मेरी पार्टी ये कहते हैं कि नहीं आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो मैं रणछोड़ दास नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे कुछ काम करने बाकी रह गए। मैं उस समय चुनाव जीतता तो वो मेरा एक तरीके से वादा था। अभी भी मैं ये खुद मन से चाहता हूँ कि कोई नौजवान अच्छा आए, उसको मैं वरदस्त अपना रखूं और वो जीत के आए। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये कि आज जैसे धारीवाल जी है, धारीवाल जी ने कहा था मैं मेरे लड़के को टिकट दे दो, उन्होंने कहा आपको लड़ना है तो लड़ो, आपके लड़के को टिकट नहीं देंगे। इसी तरीके से मैं किसी कार्यकर्ता की या किसी परिवार के सदस्य की सिफारिश करूं और वो मान लो कि नहीं आपको ही लड़ना पड़ेगा, तो उसमें फिर पार्टी को मना नहीं किया जा सकता। वो स्थिति अलग है। वरना मेरी खुद की इच्छा ये है कि मैं बहुत चुनाव लड़ चुका हूँ और बीकानेर की जनता का मेरे पे आशीर्वाद रहा है,
मैं चाहता हूं कि नौजवान लोग आगे आए और आगे आकर के बात बीकानेर को संभालें। उठाया था कि पीबीएम में भ्रष्टाचार हो रहा है, एक फर्म का नाम भी लिया था कि वो जो उनको 1-1, 2-2 लाख रुपए मांगे जा रहे। जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो जेठानंद जी कर रहे हैं। देखिए जेठानंद जी अनुभवी ही नहीं, कोई सोच ही नहीं रहे कि क्या कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि उनके आदमी और उनके परिवार के लोगों को वो ठेका दिलाना चाहते थे, और इस बात को कहाँ कहना चाहिए, कहाँ नहीं कहना चाहिए। सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे शासन में भ्रष्टाचार हो रहा है। वो जिनकी सिफारिश करते हैं उनसे अधिकारी 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे राजनीति का ये एक तरह से इसको मैं क्या उपमा दूं, मैं समझता हूँ कि उनको आम आदमी की तरह भी नॉलेज नहीं है कि राजनीति क्या होती है, और कुल मिलाकर वे स्वयं अपने सरकार के भ्रष्टाचार को सड़कों पे ला रहे हैं। और कुल मिलाकर जो जनता में एक तरीके से बात आती है कि पन्ना धाय जो है इन्हीं की पार्टी की संस्था है और उसी की खिलाफत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके आदमी को ठेका नहीं मिला होगा। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि डिविजनल कमिश्नर को एमएलए ने जो बात कही है उसकी जांच कराएं और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। 1980 में आपने पहला चुनाव लड़ा था गल्ला जी, 42 साल हो गए लगभग आज की बात की करें तो। बीकानेर की सबसे बड़ी समस्या रिपोर्ट गेट रेलवे फाटक की है। क्या लगता है कहाँ चूक रहेगी समस्या को समाधान करने? आप भी लंबे समय से मंत्री रहे हैं, कांग्रेस सरकार रही है, केंद्र सरकार रही, कहाँ चूक रहेगी इसको? देखिए मैं 88 में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना, उसमें सबसे पहले मैंने कोर्ट गेट और सांखला फाटक के ऊपर ब्रिज या अंडर ब्रिज बनाने की बात की। उसमें लिखित में ये आया कि यहाँ पर अंडर ब्रिज बनना संभव नहीं है, रेलवे ने लिख के भेजा हुआ है। फिर मैंने यहाँ बीकानेर में आने पर रानी बाजार में पुल बनाने की घोषणा की और वो बना के दे दिया हमने। उसके बाद आप ये देख रहे हो कि बीकानेर में जहाँ जहाँ भी रोड जिसकी जरूरत थी, चाहे वो गजनेर पुरानी गजनेर रोड हो अथवा ये अपना चौखूटी का फाटक हो, यहाँ पर पवनपुरी में, इधर आपके पूगल रोड पर, इधर आपके लालगढ़ रेलवे स्टेशन के पास, ये सारे मेरे कार्यकाल में मंजूर हुए हैं। लेकिन कोर्ट गेट और इसके ऊपर संभव नहीं था, इसके लिए हमने बाईपास की कोशिश की। और मैं जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मिनिस्टर था तब मैंने 61 करोड़ 12 लाख रुपए मंजूर किए। नीतीश कुमार जी ने मीटिंग में मना कर दिया कि बीकानेर दिल्ली से बड़ा है क्या, वहां पर भी इस तरह का बाईपास नहीं है, वहां सब जगह अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज बनते हैं तो नहीं होगा। जब भोजन मुख्यमंत्री जी ने देना शुरू किया तो सबने खाना शुरू कर दिया, मैं खाना नहीं खाया। तो नीतीश कुमार जी ने मेरे को देखा और बोला कि आप खाना नहीं खा रहे। मैंने कहा मैं तो इस्तीफा दूंगा और आपके घर के आगे भूख हड़ताल में बैठूंगा। क्यों? तो मैंने कहा पैसे हम दे रहे हैं, बाईपास बना करके आपको देना है, क्योंकि आप रेलवे के मालिक हैं, मंत्री हैं। दिक्कत क्या है आपको? आप फिर ये कोई आपकी इज्जत है कि हम बाईपास नहीं बनाएंगे, बीकानेर की जनता भुगते। तब एक वहाँ पर रेलवे के बोर्ड के चेयरमैन जो पहले बीकानेर में किसी वक्त एईएन रहे हुए थे, सरदार जी, उन्होंने ये कहा कि कल्ला जी ठीक कह रहे हैं, चूंकि आपका मूड देखा इसलिए हम बोले नहीं, और अब चूंकि अनौपचारिक बातचीत हो रही है इसको अपने को मंजूर करना चाहिए। बीकानेर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर अल्टरनेटिव रूट मिलेगा तो रेलवे को भी फायदा रहेगा, डिफेंस के लिए भी ठीक रहेगा। तो उन्होंने कहा चलो आप खाना खाओ, मैं मंजूर कर दूंगा। और उन्होंने अपनी जेंटलमैन प्रॉमिस निभाई और उन्होंने बाईपास मंजूर कर दिया। हमने 1 करोड़ रुपए बाईपास के सर्वे के लिए जमा करा दिए। बाईपास का सर्वे होके आ गया, इस बीच में बीजेपी की सरकार आ गई। हमने वसुंधरा जी से, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, मैंने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें मक्खन जी जोशी, ओम जी आचार्य, सोमदत्त जी श्रीमाली, आर के दास गुप्ता, गोपाल जी जोशी, आपके माणिक जी सुराणा, मैं स्वयं और काफ़ी लोग जो हैं उसमें सम्मिलित हुए। उसमें उन्होंने कहा भाई पैसा मंजूर है, अपने को तो आंगड़ी कौन है, ये प्रोजेक्ट करवा देंगे। फिर उसके बाद जैसे ही सर्वे रिपोर्ट का MOU आया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU बोलते हैं उसको, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखकर उन्होंने कुछ क्वेरी की और पता नहीं उनके कान में किस नेता ने फूंक मारी, मैं नहीं जानता, कि बीडी कला तो कभी चुनाव हारेगा नहीं। और उन्होंने डिले टैक्टिक्स करते करते 4 वर्ष निकाल दिए और वो पैसा जो है पूरा का पूरा उन्होंने दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया और ये मामला खड़ा ही बढ़ गया। नहीं तो आज बाईपास बनकर कभी तैयार हो जाता।
उसके बाद रेलवे ने कहना शुरू कर दिया कि हम अंडरब्रिज बना देंगे। बीजेपी के राज में ये हुआ कि वो एलिवेटेड रोड बनाएंगे। आपने देखा होगा, मैंने उसका भी विरोध नहीं किया, मैंने कहा समस्या का समाधान होना चाहिए, मैंने हमेशा पॉजिटिव रहा। लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि हम अंडरब्रिज बना देंगे तो मैंने 35 करोड़ रुपए मंजूर करा दिया। आज 2 साल हो गए, एक ईंट नहीं लगा सके। अभी भी इस बजट में जो 35 करोड़ रुपए इन्होंने अनाउंस किए वो वही रुपए हैं जो हमने आज से 2.5-3 साल पहले हमारे गवर्नमेंट के अंतर्गत एप्रोप्रिएशन बिल के दिन ये पैसे मंजूर किए थे, घोषणा की थी, कागजों में इसका उल्लेख है। यानी कि मानते कहीं ना कहीं आपके कार्यकाल में चूक रहेगी, नहीं तो समस्या का समाधान मेरी चूक कहाँ रही? चूक तो ये है कि आज मान लीजिए मैं विधानसभा में नहीं हूँ, डिसकंटिन्यूटी हो गई। डिसकंटिन्यूटी होने से नुकसान इलाके का होता है, व्यक्तिगत नुकसान नहीं होता। एक गलत जी आपको राजनीति आज मैं मान लीजिए असेंबली में अपोजिशन में भी होता तो मैं इस बात को लेकर के वहां भूख हड़ताल कर देता। देखते हैं कैसे नहीं बनाते। आज 2.25 साल से ऊपर हो गया चुनाव हुए और 35 करोड़ रुपए जो मंजूर थे उसको आज तक ये खर्च नहीं कर पा रहे। मेरे समझ में नहीं आता। मुझे इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो मैं आंदोलन करूंगा और मैं मजबूर कर दूंगा कि आपको बीकानेर की समस्या का समाधान करना पड़ेगा। कल्ला जी, आपको राजनीति का लंबा अनुभव है, आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपको वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बड़े बड़े मंत्रालय आपके पास रह चुके हैं। क्या लगता है, संगठन की बात करें तो जो लोग आ रहे हैं उसका कांग्रेस से क्यों मोह भंग हो रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? देखिए, बीजेपी जो है ना वो कभी तो हिंदू मुसलमान करती, कभी जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, साइबर यूनिवर्सिटी के माध्यम से इंफॉर्मेशन बाहर करती है। और आप कोई सच बात भी कह रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में कुछ भी बोलते थे, उनको ये नहीं कहते थे कि आपके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाएगी। अब लीडर ऑफ अपोजिशन कोई बात कहते हैं सरकार के खिलाफ तो सरकार उनकी सदस्यता तक कैंसिल करने के लिए तैयार रहती है, और एक बार कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एक लोकतंत्र में बोलने की आजादी, और लोकसभा और विधानसभा में जो आदमी बोलता है उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता, उस आजादी तक को भंग किया जा रहा है। मैं तो पूछ रहा हूँ, जैसे महेंद्र सिंह मालवीय कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, फिर वापस आ गए, कांग्रेस छोड़ के जा रहे आ रहे, कांग्रेस लोग क्यों जुड़ना नहीं चाहते हैं नेता? एक जो इधर से क्षणिक लाभ को जो चाहते हैं वो इस तरह से आयाराम गयाराम करते हैं। हमारी पार्टी ने तो, राजीव गांधी जी ने दल बदलू को रोकने के लिए कानून बनाया था और वो काफ़ी इफेक्टिव भी रहा। लेकिन कुल मिलाकर जो लोग बहुत क्षणिक लाभ वाले होते हैं वो आयाराम गयाराम करते हैं। बहुत से बीजेपी के लोग भी कांग्रेस में आते हैं, हमारी पार्टी के लोग भी चले जाते हैं। एक बार नेहरू जी ने कहा था, कांग्रेस एक ऐसा विशाल संगठन है जिसमें कई नदियां आती है, कई मुहाने मोड़ती है। एक अंतिम सवाल है कल्ला जी, आजकल जो राजनेता में आ रहा है, जैन जी खूब आ रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी की बात करें, नरेश मीणा की बात करें, हनुमान बेनीवाल की बात करें, क्या लगता है इन युवाओं का क्या भविष्य देखते हैं? वही सब राजनीति में अपनी अपनी तरफ से बढ़ने की प्रति आकर्षित रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मैं तो ये समझता हूँ कि धीरे धीरे लोकतंत्र में 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए, जिससे आम जनता को निर्णय करने में सुविधा रहे, और जो सरकारें काम नहीं करती है उनको निश्चित रूप से पलटने का काम करना चाहिए। स्थायी रूप से जो कई बार रह जाते हैं तो वो फिर गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए 2 पार्टी सिस्टम जब धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा तो फिर ये धीरे धीरे चीजें खत्म हो जाएंगी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बी डी कल्ला, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, कहीं ना कहीं उसको राजस्थान में कोई विकास मैप नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, तमाम नरेश मीणा जो नेता रहे, उनको किस प्रकार जो उनका चल रहा है 2 पार्टी वाला होता है। साथ ही साथ उन्होंने जो जेठानंद व्यास ने जो विधानसभा में पीबीएम में भ्रष्टाचार को लेकर जो पक्ष रखा है, उन्होंने बताया कि वो अनुभवहीन है, उनको कहीं ना कहीं उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए और फिर उनको बात करनी चाहिए। कैमरा सहयोगी राजेश संघाड़ी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।